वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज की क्लास में हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो बच्चों, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। माइक्रो माइक्रो वर्ड क्या है? स्मॉल। स्मॉल किससे स्मॉल? माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक क्या की जा रही है, एक फ्रीक्वेंसी है। हम अपनी इन आंखों से जितनी भी चीजें हमारे आसपास हम देख सकते हैं वो उनसे भी स्मॉलर हैं। जो हम अपनी आंखों से जितनी चीजें देख सकते हैं उनसे भी छोटी हैं। मतलब कि स्मॉल टू सी फ्रॉम नेक्ड आईज, जिन्हें हम हमारी खुली आंखों से या नॉर्मल आई साइट से नहीं देख सकते, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। आसपास तो है पर हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं। आपने देखा होगा, अगर बरसात के दिनों में हम ब्रेड को या रोटी को खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें कुछ दाग लग जाते हैं, कुछ समय बाद उसमें क्या फफूंद लग जाती है। ये फफूंद क्या है? ये अचार खराब हो जाए तो वो क्या होता है, उसमें ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये फफूंद लगी। तो ये फफूंद है कहाँ, है कैसे लगी और क्या है ये? तो जो फफूंद होती है वो भी एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। क्या है वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करती है, ऐसी खुली पड़ी फूड आर्टिकल्स पे, खाद्य पदार्थ जो खुले में रखा है उस पर अटैक करती है और फिर वहां से जो भी न्यूट्रिशन है लेकर उसको सड़ा और गलाने लगती है। और उससे फिर वो अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक ब्रेड मोल्ड है। आपने जो ब्रेड है, ब्रेड को, खराब ब्रेड को आप देखिए तो उसपे जो काली धब्बे लग जाते हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये पूरा ब्लैक कलर का रहता है और ये पूरा ब्लैक कलर का रहता है और ये ब्रांचेस मिलती हैं आपको। ये क्या है? एक ब्रेड मोल्ड का डायग्राम है। इसे हम नॉर्मल आई साइट से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं हम। बच्चों, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैम वायरस भी तो हमको नहीं दिखते हैं, तो क्या वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइक्रोस्कोपिक तो है, माइक्रोस्कोपिक तो है। माइक्रोस्कोपिक क्या होंगे? जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं, ठीक है, पर वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस क्या होते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, जब किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है। वायरस क्या है? जब किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे वो अपना फंक्शन दिखाएगा, ठीक है, वहां पे वो एज लिविंग बिहेव करेगा। पर जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं है तब तक वो एज अ कॉइल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि सिस्ट के अंदर रह रहा है, सिस्ट के अंदर रहता है और एज प्रोटीन, एज नॉन लिविंग सर्वाइव कर रहा है। ओके, सो वो वायरसेस होते हैं। वायरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि वायरसेस जो हैं इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? वायरसेस। क्योंकि जब तक इन्हें लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी ये क्या है? नॉन लिविंग। जैसे ही इनको कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है ये उस पर अटैक कर देते हैं और वहां पे फिर अपने सिम्टम्स या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज दिखाने लगते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है कोविड-19, कोविड-19 क्या है? वायरस है, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई हमें मास्क लगा के रखना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है उसमें ये एज नॉन लिविंग प्रोटीन स्ट्रक्चर के रूप में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी सरफेस पे चिपक के रह सकता है ना। और हमें क्या करना है? इससे बचाव करना है, इसलिए हमें
हैंड्स वॉश करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। बाहर से घर जाने के बाद हमें किसी चीज को छूना नहीं चाहिए, अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, बॉडी वॉश करना चाहिए, उसके बाद हमें घर में एंटर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है एक बार लिविंग बॉडी में अगर चला गया तो वहां फिर ये हमको बीमार करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये एज लिविंग रिएक्ट करने लगेगा, एज लिविंग बिहेव करने लगेगा। जब तक ये एनवायरमेंट में है तब तक ये क्या है? नॉन लिविंग। और हर एक सरफेस पे इसकी जो कैपेसिटी है टू बी सस्टेनिंग, मतलब कि जीवित रहने की जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है? अलग अलग है, डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस से ये, किस सबस्ट्रेट से ये चिपका हुआ है, किस सरफेस पे ये लगा हुआ है, इससे डिपेंड करता है कि ये कैसे ट्रांसमिट होगा। अब तो आपको ये भी पता है कि एयरबॉर्न है, मतलब एयर में भी ये वायरस रह सकता है, एयर भी ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए हम मास्क लगा के रख रहे हैं, बॉडी कवर करके रख रहे हैं। और इतना छोटा ये वायरस है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये N95 से भी, जो N95 में भी स्मॉल पोर्स है, उससे भी ट्रांसमिट या पास हो सकता है। तो इतना छोटा ये वायरस है, इसलिए इससे बच के रहिए। आगे देखते हैं। ये तो हुई हमने वायरस की बात कर ली। वायरस के साथ साथ हमने कोविड-19 की भी बहुत सारी बातें कर ली। आगे बढ़ जाते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बच्चों देखो इतने प्रकार के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल है ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस। ओके। दूसरा है फंजाई। फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसके बारे में तो आप जानते हो, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या है? सिंगल सेल्ड, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया में भी सिंगल सेल्ड होते हैं। कुछ फंजाई जो हैं सिंगल सेल्ड हो सकते हैं और कुछ मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। कुछ एल्गी जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्लमाइडोमोनास जो है वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूग्लिना टाइप का। ठीक है, ये क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप या मेजर कैटेगरीज हैं। अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हम या तो बैक्टीरिया देखेंगे, या तो प्रोटोजोआ, या तो फंजाई, या कुछ एल्गीज, इन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं। अभी तो हमने ब्रेड मोल्ड की बात करी थी, तो ब्रेड मोल्ड कहाँ मिला हमें? ब्रेड के ऊपर मिला। वैसे ही ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हर प्रकार के एनवायरनमेंट में। इतनी वैरायटी माइक्रोस्कोप की हमें देखने को मिलती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रहते कहाँ पे हैं? बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो हॉट क्लाइमेट हो, स्प्रिंग क्लाइमेट हो, डेजर्ट क्लाइमेट हो, मार्शी आइलैंड हो, रेनी क्लाइमेट हो या कोल्ड वेदर हो। ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने में क्या है? सस्टेनेबल हैं। ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जो क्या है डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। दूसरा आप देखिए, जो बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं हमारी मदद भी करते हैं, जैसे कि दही या कर्ड, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं। कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले से प्रिपेयर्ड जो कर्ड है उसकी कुछ क्वांटिटी लेते हैं और हॉट या वार्म मिल्क में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है? ये जो कर्ड में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो है ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को चेंज कर देता है किसमें? कर्ड में। ठीक है, तो वहां पे ये क्या है? हमारे लिए
हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में। आपने देखा होगा जो अल्कोहल है उसको बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, फ्रूट जूस को फर्मेंट किया जाता है। फ्रूट जूस को किण्वन की प्रक्रिया से, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, उसको सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया की मदद से जो फ्रूट जूस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, तो वहां पे भी ये हमारी हेल्प कर रहा है। ऐसे भी अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन हमें नहीं करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम और प्रोसेस पे। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इन बैक्टीरिया या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, रवा इडली और भटूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दही में, कर्ड में हम मैदा फ्लोर में मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं कुछ देर के लिए। जब आप रख देते हैं तो आप दोनों की क्वांटिटी में मेजर कीजिएगा कि आपने जो डो है, जो भटूरे का डो है, जो तुरंत प्रिपेयर किया था तो उसका साइज इतना सा था, पर थोड़ी देर बाद उसका साइज बढ़ के इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ड में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था उसने क्या किया, वहां पे मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लाई होके वहां क्या बना दिया उसने, जो बैटर था हमारा, जो डो था वो फूल गया है। इसी प्रकार से इडली में क्या करते हैं, हम चावल को और दाल को रख देते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन है वो उस पर बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है और वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद हम उसे पीसते हैं और फिर उसे हम स्टीम करते हैं। स्टीम करके हम इडलीज प्रिपेयर करते हैं, इडलीज प्रिपेयर करके हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे, आपको पता है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है इडली जो है, डोसा जो है, ये एक हेल्दी फूड है। जैसे कि ढोकला हो गया, गुजराती डिश, ढोकला साउथ इंडियन डिश हो गई, बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो इन बैक्टीरिया की मदद से हम बनाते हैं और ये हमारे लिए एज गुड, हेल्दी होते हैं। आगे देख लेते हैं हम कौन कौन सी ऐसी अदर जगह हैं जहां पे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सबसे पहले देख लो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, 7th क्लास में पढ़ के आए हो आप, 2nd चैप्टर में, 6th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहां प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, कहां प्रेजेंट होता है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट, रूट नोड्यूल्स में, रूट में प्रेजेंट। ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, गांठें बनी रहती हैं, गांठें जो होती है ना, जैसे मूंगफली हो गया, जितनी भी दालें हैं उनकी जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं। इस गांठ के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर देता है सॉइल में सॉल्युबल नाइट्रोजन के रूप में, और फिर क्या होता है, फिर ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहां से हमारे जो पल्सेस है, जो प्लांट है, वहां पे जो फ्रूट बन रहा है वहां पे नाइट्रोजन कहां से आता है, राइजोबियम के वजह से आता है। ठीक है, और भी इसका एक और फायदा है। दूसरी बात ये कि जब हम लेग्यूम प्लांट्स लगाते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं, क्योंकि जितनी भी नाइट्रोजन फिक्स की गई है सॉइल में, प्लांट को जितनी नीड थी उसने ले ली, बाकी कहाँ जाएगी, बाकी सॉइल में जाएगी। तो सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाती है, जिस कारण से हमारी जो अगली फसल हम लगाएंगे उसको नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो देखिए कितने सारे फायदे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो बच्चों हम देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत काम के भी हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। तो ये किन किन एस्पेक्ट्स पे हमारे लिए काम के हैं या हमारे लिए फ्रेंड हैं या फ्रेंडली माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले देख लेते हैं डोमेस्टिक यूज। मैंने आपको अभी बताया कि इडली बनाने में, भटूरा बनाने में और जितने भी फर्मेंटिंग की प्रोसेस हम घर में करते हैं उसमें फ्रेंड जो है हमारी, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी हेल्प करते हैं डोमेस्टिक यूज के अंदर।
कमर्शियल यूज में लार्ज स्केल पे वाइन, विनेगर, इन सबको बनाने में बैक्टीरियाज की मदद ली जाती है। ओके, मेडिसिनल यूज में आपको एक चीज पता होगी, एंटीबायोटिक, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो खांसी के लिए आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्सिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, ये जो कफ हो जाता है ना, उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो भी हमको हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया पनप रहे हैं, उनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है बायोटिक का उल्टा, जो बैक्टीरिया को खत्म करे ऐसा बैक्टीरिया, वो हम मेडिसिन के रूप में कंज्यूम करते हैं, जो कि क्या करता है, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देगा। वैसे तो ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रेजेंट बैक्टीरिया उन सबको किल कर देती है, और फिर इस दवाई के असर से जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, इसीलिए क्या है, दोबारा से जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया उसमें फिर से बन जाते हैं, जबकि हार्मफुल बैक्टीरिया जो है अब नहीं रहे। इस प्रकार से हम ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स में मैंने आपको भी बताया था, जैसे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में राइजोबियम बैक्टीरिया हमारी मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इनके एग्रीकल्चर बेनिफिट्स है। आपके इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो सॉइल है उसकी टॉपमोस्ट लेयर जो होती है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, उसमें भी डेड एंड डिकेइंग, ये जो टॉपमोस्ट लेयर है ग्रीन कलर की रहती है, काई जैसी जो दिखती है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, उसमें भी जो प्लांट्स की फॉल ऑफ लीव्स हैं, जितना भी बॉडी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, इस ह्यूमस को बनाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। और इस ह्यूमस की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि ये सॉइल में वाटर को अप होल्ड करके रखता है, थाम के रखता है, जिससे क्या है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और प्लांट्स जो है हमारे जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कब मिलता है, समर सीजन में, जब हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, पानी हमारे पास कम अवेलेबल होता है और हमें प्लांट्स को प्रॉपर वाटर देना रहता है। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण वहां पे एवोपरेशन भी हो रहा होता है, जिस कारण से हमारी सॉइल ड्राई हो सकती है। पर अगर प्रॉपर ह्यूमस हमारी सॉइल के ऊपर है तो हमारी सॉइल जो है जल्दी ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। जितनी भी चीजें डेड हो रही हैं नेचर में, उनको कौन क्लीन करता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, जितनी भी डेड एंड डिके सब्सटेंस है उन पे ये अटैक करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा, उसको डेड हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी खोद के, गड्ढा खोद के उसमें उसको डाल देते हैं और फिर हम उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो बॉडी वहां से गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों, बॉडी गायब क्यों हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बॉडी वहीं होना चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। जो भी बॉडी में प्रेजेंट फ्लैश होता है वो सब कुछ पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह वगैरह। कुछ गैसेस के रूप में एनवायरनमेंट में निकल जाती हैं और कुछ अर्थ में, सॉइल में मिल जाती है एज न्यूट्रिशन, और फिर हम प्लांट्स लगा देते हैं और इन्हीं न्यूट्रिशन को कौन, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से नेचर का ये साइकिल चलता रहता है कि जो चीज डेड हो रही है उसको अगेन चेंज कर दिया जाए सिंपल फॉर्म में, और फिर इस सिंपल फॉर्म से अगेन एक नई लिविंग ग्रो करेगी। तो इस प्रकार से नेचर की साइकिल चलती है। अब आप सोचिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सॉइल में ना हो तो क्या कोई भी बॉडी डेड होगी? जितनी भी चीजें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होंगे, उनका क्या होगा, उनको कौन डिग्रेड करेगा? और अगर वो डिग्रेड नहीं होंगे तो आगे चल के हमारे पास फूड की क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि जो हम प्लांट लगा रहे हैं उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इन डेड और डिके ऑब्जेक्ट को फर्दर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके। दूसरी चीज है
फूड पॉइजनिंग, डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब, पुट योर डाउट्स in the comment section below in the comment box with specific name. Please share this channel. Thank you.